नमस्कार दोस्तों, मैं राघव दीक्षित आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस विस्टा क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे सक्सेस विस्टा क्लासेस चैनल पर आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी की लगातार जीके, जीएस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग की क्लासेस चल रही हैं। अगर दोस्तों अभी तक आपने सक्सेस विस्टा क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी की पूरी तैयारी फ्री यूट्यूब लेक्चर्स के थ्रू कराई जाएगी। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज हमारा जीके और जीएस का सेशन क्लास नंबर 1 है। तो दोस्तों इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए। आइए शुरुआत करते हैं जीके जीएस के इस सेशन की। पहला क्वेश्चन जो है हमारा दोस्तों विज्ञान से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सुई चुभोने पर निम्नलिखित अंगों में से कौन सा हमारे शरीर का अंग दर्द महसूस नहीं करेगा? दोस्तों त्वचा एक संवेदी अंग है, ऑब्वियस सी बात है। जो संवेदी अंग होते हैं वो दर्द महसूस करेंगे, तो त्वचा तो महसूस करेगा। नेत्र भी दोस्तों संवेदनाएं हैं, नेत्र में कोई सुई चुभेगा तो भी दर्द महसूस होगा। हृदय जो है, हृदय में भी दर्द महसूस होगा। तो इसलिए दोस्तों इसका ऑप्शन जो बचा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। मस्तिष्क जो है, मस्तिष्क में सुई चुभोने पर दर्द महसूस नहीं होता है, और ये आपसे आरआरबी, एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। अब ये दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं? ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। किस जंतु में खुर नहीं पाए जाएंगे? हिरन, जेब्रा और घोड़ा। आपको पता है इन तीनों के तीनों में खुर पाए जाते हैं, लेकिन जो गीदड़ होता है, गीदड़ में खुर नहीं पाए जाते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन बी जो हो गया बिल्कुल करेक्ट है। गीदड़ में खुर नहीं पाए जाते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। फलों के मीठे स्वाद का क्या कारण है? अब आप बताइए फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है? फलों में क्या होगा? फलों में ऑब्वियस ही बात है फ्रक्टोज होगा। तो फ्रूट से याद रखिए, फ्रूट से आप याद रखिए, फ्रूट से फ्रक्टोज किस में होगा? फलों में होगा। तो फलों के मीठे स्वाद का कारण जो होता है वो फ्रक्टोज होता है। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन ये देखिए, चौथा नंबर का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है? प्राकृतिक, बेसिकली ये सभी बहुलक हैं। आप देखेंगे केवलार, वेकेलाइट और लैक्सॉन, ये भी बहुलक हैं, लेकिन यहां पर एक टर्म है प्राकृतिक, नेचुरल पूछा गया है। प्राकृतिक बहुलक क्या है? रेशम जो होगा, रेशम जो है प्राकृतिक बहुलक की श्रेणी में आएगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बाकी के 3 सही सुमेलित हैं, एक सही सुमेलित नहीं है। बताइए। इंसुलिन रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है, मेलाटोनिन निद्रा का नियंत्रण करता है, ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथि से दुग्ध का निस्सरण करता है, गैस्ट्रिन दोस्तों ये देखिए गैस्ट्रिन जो है ये रक्तचाप का नियमन नहीं करता है। डी ऑप्शन गलत हो गया। इंसुलिन बिल्कुल रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है। मेलाटोनिन जो है ये निद्रा के नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है। और ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन के बारे में आपने काफी सुना होगा, आजकल इसका काफी ज्यादा दुरुपयोग भी हो रहा है। जंतुओं के स्तन से आप देखेंगे दुग्ध निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो तीनों ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन डी ऑप्शन इसका गलत हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन देखिए, यूरिया क्या है? यूरिया क्या है? अगर दोस्तों आपको पता होगा NH2CONH2, अगर आप इसके फॉर्मूले से परिचित होंगे तो आपको पता होगा इसमें नाइट्रोजन है, कार्बन है। एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, बिल्कुल पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया। एक नाइट्रोजन युक्त अकार्बनिक तो है ही नहीं, क्योंकि आप देखेंगे इसमें कार्बन आएगा, कार्बन है। एक पादप हार्मोन भी नहीं है और एक ऊर्जा शोषी पदार्थ भी नहीं है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होता है यूरिया। हमने आपको इसका फॉर्मूला भी लगाया। अब दोस्तों देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। देखिए क्या है। एलपीजी सिलेंडर्स के रिसाव से उत्पन्न जो दुर्गंध होती है इनमें से किसकी होती है? मीथेन, CH4 की होती है, या प्रोपेन, या फिर ब्यूटेन, या इथाइल मरकैप्टेन? तो याद रखिए ये क्वेश्चन रेलवे में, एनटीपीसी में भी पूछा गया था, 16 में भी पूछा गया, और जो 2018 की वैकेंसी आई उसमें भी पूछा गया। और दोस्तों ग्रुप डी में भी ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है कई शिफ्ट में, कि जो एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये भी याद रखिए कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछ देता है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो होता है
इसकी फुल फॉर्म होती है। और इथाइल मरकैप्टेन का जो इथाइल मरकैप्टेन, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो गया, ये इसकी दुर्गंध होती है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये देखिए इसमें क्या पूछा था, कौन सा सुमेलित नहीं है। 3 सुमेलित है, 1 सुमेलित नहीं है। विटामिन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में भर भर कर पूछे जाते हैं, कोई सा भी शिफ्ट रहा हो विटामिन का क्वेश्चन 100% रहता है। तो विटामिन को इसी क्वेश्चन के साथ खत्म भी कर देंगे। विटामिन B12 प्रति अरक्तता का कारक है, विटामिन सी प्रति स्कर्वी है, विटामिन डी वंध्यता रोधी है, विटामिन के प्रति रक्तस्रावी कारक है। दोस्तों आपको पता है विटामिन B12 जो है इसका रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन जो है ये जो है इसका रासायनिक नाम है। अब आप बताइए ये जो है प्रति अरक्तता का कारक है, बिल्कुल साइनोकोबालामिन जो है प्रति अरक्तता का कारक होता है। विटामिन सी जो है आप देखिए रक्त अरक्तता जो होती है ये एंटी मतलब का काम करता है। जो रोग होगा जैसे विटामिन B12 की कमी से अरक्तता हो जाती है तो ये प्रति अरक्तता का कारक है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है तो ये प्रति स्कर्वी का कारक है। ऐसे विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है, रिकेट्स तो ये प्रति रिकेट्स का काम करेगा, प्रति रिकेट्स ना कि वंध्यता रोधी का काम करेगा, बल्कि विटामिन ई जो होता है वो वंध्यता रोधी का काम करता है। इसलिए ऑप्शन सी जो था मिसमैच था। अब दोस्तों देखिए डी ऑप्शन विटामिन के की कमी से रक्तस्रावी मतलब रक्त के थक्के जमने में प्रॉब्लम होती है तो ये प्रति रक्तस्रावी का कार्य करता है, बिल्कुल ये भी सही है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल गलत था, विटामिन डी प्रति रिकेट्स का काम करता है। अब आइए दोस्तों थोड़ा रिवीजन भी कर लेते हैं विटामिन का। अब आप बताइए विटामिन ए कमेंट सेक्शन में लिखते जाइए रासायनिक नाम इनके, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई हो जाएगा, फिर इसके बाद विटामिन के। अब आप इसके रासायनिक नाम लिखते जाइए। रेटिनॉल जो है विटामिन ए का रासायनिक नाम है। थायामीन जो है विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायामीन। एस्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। इसके अलावा विटामिन डी का रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्सीफेरॉल जो है इसका रासायनिक नाम हो गया कैल्सीफेरॉल। टोकोफेरॉल जो है ये विटामिन ई का रासायनिक नाम है। और फिनोक्विनोन जो है ये जो है ये रासायनिक नाम हो जाएगा विटामिन के का। तो ये विटामिन के रासायनिक नाम है। ए का रेटिनॉल, बी का थायामीन, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टेकोफेरॉल और विटामिन के का फिनोक्विनोन। अब दोस्तों इनकी कमी से होने वाले रोग, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, विटामिन ए की कमी से हो जाता है रतौंधी रोग, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है, ई की कमी से वांझपन हो जाता है और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्के जमने में प्रॉब्लम होती है। तो ये विटामिन से संबंधित बेसिक आपको जानकारी भी याद रखनी है। अब दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, आयोडीन की कमी से। ये क्वेश्चन रेलवे में कई बार रिपीट है। आयोडीन की कमी से जो होता है वो घेंगा रोग जो हो जाता है आयोडीन की कमी से। रतौंधी जो दिया हुआ था ए की कमी से होता है। कर्क कैंसर रोग जो होता है, आप देखिए जो सेल डिवीजन, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन का मतलब कोशिका विभाजन जो होता है जब काफी मात्रा में हो जाता है तब वह कर्क रोग होता है। अस्थि सुस्थिरता का मतलब होता है विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है, रिकेट्स वगैरह जो है ये अस्थि सुस्थिरता मतलब हड्डियां जो होती हैं कमजोर हो जाती हैं। तो ये रिवीजन मोड भी आप रखिए अपने जीके जीएस को। अब आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए विटामिन, अब अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है। अब दोस्तों देखिए एसिटिक एसिड जो होता है ये सिरके में होता है, याद रखिए सिरके में जो होता है वो एसिटिक एसिड होता है। इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, इसलिए इसका नाम जो होता है एथेनोइक एसिड होता है। अब लैक्टिक एसिड जो है ये दूध और मक्खन वगैरह जो होता है दुर्गंध युक्त, आप देखेंगे मक्खन है, दूध है, दही है, इसमें सब में लैक्टिक एसिड होता है। और सिट्रिक एसिड जो होता है, सिट्रिक एसिड याद रखिए नींबू में होता है।
सिट्रिक एसिड नींबू के अंदर होता है सिट्रिक एसिड। तो बचा क्या? टार्टेरिक अम्ल। टार्टेरिक अम्ल, यही ऑप्शन करेक्ट है। जो अंगूर, इमली तथा केला में टार्टेरिक अम्ल, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से आप रिवीजन भी करते रहिए ऑप्शंस के थ्रू। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा? न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण कौन उत्पन्न करेगा? हाइड्रोजन, डीजल, मिट्टी का तेल, कोयला। आप दोस्तों देखिए, ये तीन के तीनों जो हैं ये कार्बनिक फ्यूल हैं, मतलब इनसे कार्बन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगा। आप देखिए, डीजल जलाएंगे तो कार्बन निकलेगा, कोयला जलाएंगे कार्बन निकलेगा, मिट्टी के तेल से कार्बन। लेकिन हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन ये न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण करेगा। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आजकल काफी चर्चा में है हाइड्रोजन फ्यूल, क्योंकि कई सारी ट्रेन्स चलाई जा रही हैं। अब क्वेश्चन ये देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ये रेलवे में पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में काफी बड़ा होता है? अगर आप दोस्तों देखेंगे, चींटी जो है, चींटी का जो मस्तिष्क होता है उसके शरीर के अनुपात में बड़ा होता है। वैसे अगर डॉल्फिन वगैरह है, हाथी है और मानव है, इनकी तुलना में इतना नहीं होता है जितना चींटी का होता है। तो याद रखिए, चींटी का जो मस्तिष्क है वो उसके शरीर की तुलना में काफी बड़ा होता है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। अगर दोस्तों आपको पता होगा, जो कृत्रिम उपग्रह हैं, ये जो सी ऑप्शन देखिए क्या है? सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग जो होती है, इसकी पूरी फुल फॉर्म होती है। आप देखिए, फुल फॉर्म सोनार की फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। जो होता है ये समुद्र में, समुद्र की गहराई या समुद्र में कोई वस्तु का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। रडार जो है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग इसका पूरा नाम है। कई बार ये फुल फॉर्म ही आपसे पूछ ली जाती है, रडार और सोनार की फुल फॉर्म क्या है। और दोस्तों अब बाकी का जो बचा ऑप्शन ए देखिए, जो है ये डॉपलर प्रभाव के द्वारा कृत्रिम उपग्रह को पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जाता है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं। संपूर्ण विद्युत खर्च क्या होगा? दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है रेलवे के एग्जाम में। आप याद रखिए, जो संपूर्ण विद्युत खर्च जो होता है, विद्युत खर्च मतलब यूनिट जो होती हैं, विद्युत खर्च यूनिट में मापा जाता है। तो ये किसके बराबर होता है? वाट गुणा घंटा। अगर इसको दिन भी दिए हुए हैं तो दिन, और इसको डिवाइड कर दीजिए 1000 से, और इनकी संख्या देखिए कितनी है। वाट क्या है? 100 वाट के कितने बल्ब हैं? 5 बल्ब हैं, तो क्या हो गया? 500 वाट हो गए। 500 वाट। घंटा, कितने घंटे जलाए जा रहे हैं? 20 घंटे तक जलाए जा रहे हैं। अब देखिए, इसमें दिनों की संख्या नहीं दी गई है, केवल 20 घंटे तक जलाए जाते हैं पूछा गया है। अब डिवाइड कर दीजिए 1000 से, 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 3 जीरो 5 दूनी 10, तो 10 यूनिट जो है इसका आंसर था। आप ये याद रखिए, वाट गुणा घंटा गुणा दिन बटे 1000 जो होता है, ये कुल बिजली की खपत होती है, विद्युत खपत का यही फॉर्मूला है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट था, 10 यूनिट। अब आइए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी? असंतृप्त वर्ड का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए ये पानी है, पानी में चीनी घोली जा रही है, जब तक चीनी घुलती रहती है तब तक विलयन जो है असंतृप्त रहता है, और जैसे ही एक स्थिति ऐसी आती है कि चीनी पानी में घुलना बंद हो जाती है और विलयन इतना गाढ़ा हो जाता है, तो उसी स्थिति को कहते हैं कि ये विलयन जो है संतृप्त हो चुका है। बस याद रखिए, इसीलिए यहां असंतृप्त शब्द का प्रयोग है, मतलब चीनी लगातार घुल जा रही है, कंप्लीटली घुल रही है। तो याद रखिए, 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी? अब बताइए दोस्तों, अगर पानी में 1 केजी चीनी डालेंगे तो क्या होगा? द्रव्यमान तो बढ़ेगा ना, वो चीनी का द्रव्यमान तो इसमें पहुंच ही जाएगा, तो बढ़ेगा। अब बताइए, पानी स्टार्टिंग में काफी पतला रहेगा, जैसे जैसे चीनी घुलती जाएगी तो काफी घना होता जाएगा, उसकी डेंसिटी काफी
बढ़ती जाएगी, तो याद रखिए घनत्व भी बढ़ता जाएगा, घनत्व में परिवर्तित होगा। सांद्रता, कंसंट्रेशन जो है, इसी घनत्व की माप को ही कहते हैं सांद्रता। गाढ़ेपन की माप जो होती है उसी को सांद्रता कहते हैं, तो ये भी बदलेगी क्योंकि गाढ़ा होता जाएगा। अब आयतन, अब देखिए पानी के बीच में जो, पानी के कणों के बीच में जो है स्पेस होता है, वो उसी स्पेस में चीनी के कण जो हैं वो घुल जाते हैं, इसलिए आयतन जो होता है, आयतन अपरिवर्तित रहता है। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट, आयतन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये रेलवे में कई बार पूछा जा चुका है, मोबाइल चार्जर क्या होता है। दोस्तों मोबाइल चार्जर, आप देखिए मोबाइल चार्जर को किस में लगाते हैं, कौन से स्विच में लगाएंगे आप। मोबाइल चार्जर जो होता है आप लगाते हैं 220 वोल्टेज पर लगाते हैं, 220 वोल्ट पर लगाते हैं, और आपका मोबाइल जो है कितने पे चार्ज होता है, केवल 5 वोल्ट पे चार्ज होता है। इसका मतलब जो 220 वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है, ये जो होता है एसी सिग्नल देते हैं आप, और आपका मोबाइल डीसी सिग्नल पर चार्ज होता है। तो आप बताइए इसमें कौन सा होगा। आप देखिए उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में कन्वर्ट कौन कर रहा है, एक अपचाई ट्रांसफार्मर ही तो होगा जो उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसके पाचन को प्रभावित करेगा। अब दोस्तों देखिए जो पित्ताशय होता है, पित्ताशय में क्या होगा, पित्ताशय जो यहां पर रहता है इसमें क्या होता है, पित्त इकट्ठा रहता है, पित्त इकट्ठा रहेगा। अब जो पित्ताशय में अगर पत्थर हो जाएगा तो पित्त के बनने की क्रिया जो होगी वैसे होती तो लीवर में, लेकिन इकट्ठा जो होता है वो पित्ताशय में ही होता है। तो इस वजह से जो होगा पित्तरस, पित्तरस किसका पाचन करेगा, पित्तरस जो है वसा का पाचन करता है, इसलिए याद रखिए वसा के पाचन में प्रॉब्लम होगी अगर पित्ताशय में पत्थर होगा। पित्ताशय में अगर कोई पत्थर पड़ा है तो वह वसा के पाचन को प्रभावित करेगा। अब दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है। रतौंधी दोस्तों विटामिन ए की कमी से होता है, तो ये आनुवांशिक रोग कैसे हो सकता है, आनुवांशिक नहीं होगा क्योंकि विटामिन ए की कमी से होता है। हाँ, रंजक हिंसा हो गया और वर्णांधता हो गया, हीमोफीलिया हो गया, ये तीनों के तीनों जो हैं आनुवांशिक रोग हैं, इनको भी याद रखिए। आनुवांशिक रोग कई बार इनको ही पूछ दिया जाता है, रंजक हिंसा, वर्णांधता, हीमोफीलिया जो है आनुवांशिक रोग हैं, जबकि रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। अब 20वां क्वेश्चन है, एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, क्यों। जो कटा हुआ हीरा होता है, आप देखेंगे कोई हीरा अगर कटा हुआ है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, आंतरिक परावर्तन होता है, इसकी वजह से हीरा चमकदार दिखाई पड़ता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। और दोस्तों एक दो एप्लीकेशन और पूछ देता है, अगर पानी के बीकर में आप पेंसिल डालेंगे तो पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई पड़ती है, ये किस वजह से होता है, अपवर्तन की वजह से होता है, याद रखिए अपवर्तन की वजह से होता है। तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं, तारे टिमटिमाते हैं क्यों, अपवर्तन की वजह से टिमटिमाते हैं, अपवर्तन की वजह से। और आकाश का रंग जो होता है वो नीला होता है, आकाश का रंग नीला होता है, किस वजह से होता है, प्रकीर्णन की वजह से होता है, प्रकीर्णन की वजह से होता है। तो ये बेसिक पॉइंट और भी आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये थे टॉप 20 जीके जीएस के क्वेश्चन। तो दोस्तों टॉप 20 जीके जीएस श्रृंखला को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने रेलवे एग्जाम्स के साथियों के साथ, जो भी रेलवे एग्जाम दे रहे हैं उनके साथ ये वीडियो श्रृंखला को शेयर करते रहिए और सक्सेस विस्टा क्लासेस को सपोर्ट करते रहिए। सक्सेस विस्टा क्लासेस आपको लगातार क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करता रहेगा। दोस्तों आपका इस वीडियो श्रृंखला को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।